नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कारक के बारे में समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज जो आप कारक सीखेंगे उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी कारक को पहचानने में या कारक के भेदों को पहचानने में आपको दुविधा नहीं होगी। चलिए, कारक को समझाने से पहले मैं आपके सामने एक छोटे से बोर्ड के ऊपर मैंने एक आपको सेंटेंस लिखा है। देखिए सेंटेंस क्या है, राम रावण मारा। जब मैं इस वाक्य को पढ़ रही हूँ तो आप कहोगे मैम ये तो बहुत अधूरा अधूरा सा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए ध्यान से, राम रावण मारा। जब मैंने ये वाक्य लिखा तो इससे क्या है, ये पूरा नहीं हो रहा। आपको लग रहा है मैडम इसमें कुछ और आना चाहिए ताकि हमारा जो पूरा ये वाक्य है ये हमें पूरा अर्थ देने वाला बन जाए। तो अब इसके अंदर मैं कुछ शब्द लिखने वाली हूँ, ध्यान दीजिए, या आप अक्षर कह सकते हैं। लेकिन जब कोई भी शब्द या अक्षर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पूरा शब्द या फिर पद के रूप में वो अपना अर्थ ले लेते हैं। ठीक है, तो राम ने रावण को मारा। क्लियर है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर एक ने लिख दिया, एक को लिख दिया, तो इससे क्या हुआ, पूरा जो ये सेंटेंस है या जो ये पूरा वाक्य मैं आपके सामने लिखी हूँ ये पूरा एक अर्थ देने वाला हो गया है। जब तक मैंने इसके अंदर ने और को नहीं रखा था, किसे, ने और को नहीं रखा था, तब तक ये आपको एक अर्थ नहीं दे रहा था। जैसे ही मैंने इस सेंटेंस में, इस वाक्य में ने और को रखा, पूरे अर्थ ने, पूरा जो वाक्य एक अर्थ के साथ आपके सामने प्रकट हो गया। देखिए, राम ने, किसने, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब आप सभी जानते हैं कि कोई भी जब हम वाक्य निर्माण करने जाते हैं तो उसके अंदर हमें किस किस की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की जिसे आप कर्ता कहते हो, ऑब्जेक्ट की जिसे आप कर्म कहते हो, और उसके बाद है सबसे बड़ी आपकी क्रिया, राइट, जिसे आप इंग्लिश में वर्ब कहते हो। तो हमारे पास क्या है, कर्ता, कर्म और क्रिया। पूरा जो आपका वाक्य होता है इन्हीं तीनों पर निर्भर करता है। अगर जिन बच्चों को पता नहीं है तो इसी सेंटेंस में मैं आपको कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों को दिखा देती हूँ। देखिए, कर्ता कौन होता है, जो वो काम को करने वाला होता है, जो भी जिस काम को कर रहा है, जिसके द्वारा या कोई काम संपन्न हो रहा है, वो हमारा कर्ता होता है। तो इस पूरे वाक्य को जब आप पढ़ते हैं तो कौन जो है वो रावण को मार रहा है, वो राम मार रहे हैं। कौन मार रहे हैं, राम मार रहे हैं। तो राम यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, कर्ता हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रिया क्या है, आपको पता है किसी भी काम को करने को हम क्रिया कहते हैं। तो मारना, जो ये मारा शब्द है, ये आपकी क्रिया को दर्शा रहा है। ठीक है, उसके बाद बचता क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्म का फल किस पे पड़ता है, क्रिया पे पड़ता है। तो कर्म जो है जिसके ऊपर क्रिया का फल पड़ेगा वो बचा कौन, रावण। तो ये हमारा क्या पड़ जाएगा, कर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो हमारे वाक्य में कर्म हो या चाहे ना भी हो, लेकिन कर्ता और क्रिया से हमारा पूरा वाक्य बन जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो एक वाक्य के पूरे निर्माण के लिए हमें सब्जेक्ट की, क्रिया की, कर्म की, इन सब की जरूरत पड़ती है। उम्मीद करती हूँ आप इस चीज को समझ गए होंगे। इसी को समझकर ही आपको कारक को याद करना पड़ेगा और आप कारक को समझ पाएंगे। क्योंकि जो मैं इसके बारे में समझा रही हूँ, कारक के बारे में, उसको ध्यान से सुनिए। ये मैंने इतना क्यों समझाया, क्योंकि कारक वास्तव में है क्या, जब आप की जो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम, ठीक है, तो वहां पर क्या है, जब इन शब्दों का संबंध, संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, इन शब्दों का संबंध जब हम क्रिया से करने जाते हैं, और क्रिया से जब करने जा रहे हैं तो वहां पे जिस भी शब्द की हमें या किसी भी चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है, वही हमारा क्या बन जाता है, कारक बन जाता है। देखिए, राम रावण मारा, ये तो हमारे पास कर्म थे, हमारे पास क्रिया भी थे। अब पर जब मैंने इन राम को, रावण को, मारा को लिखा था तो आपको अर्थ नहीं दे रहा था ये वाक्य। परंतु जैसे ही मैंने इनके साथ कुछ शब्द या कुछ प्रसर्ग चिन्ह रख दिए, चिन्ह लिख दिए, जैसे ने को लिख दिया, वैसे ये पूरा वाक्य आपको अर्थ देने वाला हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने ये सेंटेंस लिख के दिया वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी क्या है कि जब हम संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने के लिए, किसके साथ, क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जिन भी चिन्हों का प्रयोग करते हैं या कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वही हमारे क्या है, कारक
होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कारक के भेद की ओर। किसके ऊपर? कारक के भेद की ओर। बेटा सभी याद रखिए कि कारक के जो है 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक अभी फटाफट मैं आपको बोल के दिखाती हूँ। अगर आप इसको ऐसे याद कर लोगे ना फटाफट, जब मैं एक टेबल बनाऊंगी, हो सकता है वीडियो के अंदर एक्स्ट्रा ऐड भी करके दिखाऊंगी वो पूरा पेज आपको, तो आप वहां से भी इसको याद कर सकते हैं। बोलते कैसे इसको? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ये जो मैंने बोला है ये सब क्या है? कारक की विभक्तियां हैं। ठीक है, ये 8 कारक है। जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं उनको, सभी बच्चों को पता होगा कि उनकी संस्कृत के टीचर्स क्या करते हैं, उन्हें शब्द रूप याद करवाते हैं। तो उन शब्द रूप में क्या होता है, संस्कृत में हमारे कर्ता के साथ, कर्म के साथ माफी चाहूंगी, इन सब के साथ क्या होता है, हमारे जो परसर चिन्ह होते हैं जुड़े होते हैं, परंतु हिंदी में क्या होते हैं, ये टूट के अलग हो जाते हैं अब, और हम इसको अलग से दर्शाते हैं। ठीक है, तो मैं कारक के भेद आपको गिनवा चुकी हूँ, फिर से बोलती हूँ। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, ये आपके 8 कारक भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? कर्ता कारक। फर्स्ट क्या है आपका? कर्ता कारक। कर्ता कारक जैसे कि मैंने आपको बताया था, जहां पर कर्ता को लेकर हम बात करते हैं। कर्ता कौन? सब्जेक्ट। ठीक है, जो काम को करने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। अब आप पहचानोगे कैसे? ठीक है, आपको पेपर में आ गया कि कर्ता कारक पहचानिए, तो कर्ता कारक को पहचानने के लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे कि सीता ने गीता को पुकारा। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसमें ढूंढिए कि कर्ता कारक क्या है। तो आपको याद रखना है, जो टेबल मैं आपको वीडियो में ऐड करके दिखाऊंगी उस टेबल को आपको लर्न कर लेना है। वहां पे कर्ता के साथ जो हम विभक्ति यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ने बोलते हैं। कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति प्रयोग में लाई जाती है? ने। कि थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हम छोटे होते हैं ना, तो बच्चे याद करते हैं, ABCD आप याद कर लेते हो, काका का याद करते हो, रट्टा मारते हो, थोड़ा सा इसको याद करो। ठीक है, इसको रट्टा की तरह याद कर लो। जब आप इसे रट लोगे एक बार, तो वहां से आप इसके प्रयोग को करने में आसानी महसूस करेंगे। ठीक है, अब आपने याद कर लिया था कि कर्ता के साथ आपकी ने विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? ने विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं कहूँ कि कर्ता कारक कौन सा है, तो आपने पहचान लिया ने। तो ने किसके साथ लगा है? सीता के साथ। तो इतना जो आपका ये शब्द है ये आपको कर्ता कारक बताता है। ठीक है, उसी तरह से और भी सेंटेंस हो गया, श्याम ने नरेश से बात की। अब इसमें कौन कर्ता कारक हो गया? श्याम ने। जहां पर ने जुड़ा, किसके साथ जुड़ा? कर्ता के साथ। हमेशा ध्यान रखना, कर्ता के साथ ही हमेशा ने जुड़ेगा, कर्म के साथ ने नहीं जुड़ेगा। तो इसी से आपको पहचानना है कि ये कर्ता कारक होता है। दूसरा है आपका कर्म कारक। क्या? हाँ, एक चीज और बताने जाऊंगी कि इसको पहचानने के लिए आप सेंटेंस में कौन से प्रश्न करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या किसे करके प्रश्न कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि सीता ने गीता को पुकारा, तो किसने गीता को पुकारा? क्वेश्चन बना, कौन या किसने, इससे प्रश्न करना है आपको। जब मतलब इसकी पहचान के लिए अगर आपको याद नहीं आ रहा तो कैसे पहचानोगे? तो एक पहचान करने के लिए क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। किसने? तो उत्तर में आपके क्या आएगा? सीता ने। ये पूछा जाए गीता को किसने पुकारा, तो सीता ने। आंसर आपके पास आ गया, उत्तर आपको मिल गया। तो इससे भी आप कर्ता कारक को पहचान सकते हैं। और छोटे रूप में आपको याद करना है जल्दी से, तो याद रखिए दिमाग के अंदर, ने विभक्ति याद कर लीजिए। ने हमेशा कर्ता कारक के साथ लगी हुई आपको हर जगह पर मिल जाएगी। दूसरा है आपका कर्म। ठीक है, तो कर्म कारक आ जाइए। सबसे पहला वाक्य याद कर लीजिए, मैंने आपको लिख के बताया था। कर्म क्या था? जैसे कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया था कि रावण कौन थे? कर्म था हमारा उस वाक्य का। राम क्या थे? कर्ता थे। तो यहाँ पे हमें कर्ता की तो बात करनी ही नहीं है, हमें किसकी बात करनी है? कर्म की। किसकी? कर्म कारक की। कर्म कारक के साथ हमेशा क्या लगा होता है? को। देखो रावण के साथ लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है? को लिखा हुआ है। तो कर्म के साथ हमारी कौन सी विभक्ति जुड़ जाती है? को विभक्ति।
ठीक है, इसको पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, कौन सा प्रश्न करेंगे, किसको, किसको क्यों करके, मतलब किसको। इससे जब आप प्रश्न करेंगे सेंटेंस में राम ने किसको मारा, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा रावण को। तो यही आपका क्या है, कर्म कारक बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला है आपका कर्ण कारक। ठीक है, थर्ड है आपका कर्ण कारक। कर्ण कारक की विभक्ति जो होती है से होती है। क्या होती है, से या फिर के द्वारा, से या के द्वारा। किसके, इसके लिए प्रश्न क्या करोगे, किसके। देखिए बच्चों, जब किसी चीज से एक काम पूरा होता है, ठीक है, किसी के द्वारा एक काम पूरा हो रहा है, वहां पर हमें क्या पता चलता है कि वो कर्ण कारक है। जैसे कि मैं इस मार्कर से लिख रही हूँ, किससे लिख रही हूँ, इसके लिए क्या प्रश्न निकल जाता है, किससे। मैं किससे लिख रही हूँ, इस मार्कर से लिख रही हूँ। समझ में आ रही है आपको बात। ठीक है, बच्चे गिलास से पानी पी रहे हैं, किससे पानी पी रहे हैं, गिलास से। मतलब जब एक काम किसी की सहायता से या किसी के द्वारा संपन्न होता है, पूरा होता है, उस काम को आप पूरा फिनिश करते हो या हो रहा होता है वो काम, तो वहां पर कौन सा कारक होता है, कर्ण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, कर्ण कारक आपका आ जाता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अगला कारक क्या आ रहा है आपका, संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान का ये आपका फोर्थ है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है के लिए, इसके लिए भी जो प्रश्न होता है तो इससे आप क्या करते हो, किसके लिए। ठीक है, आप जब प्रश्न करेंगे तो क्या पूछेंगे, किसके लिए। ठीक है, संप्रदान किसी के लिए आप करते हो। जैसे कि पिताजी बच्चों के लिए फल लाए, पिताजी किसके लिए फल लाए, बच्चों के लिए। बस मुख्य रूप से आपको याद करना है कि जिस भी वाक्य में आपको के लिए विभक्ति दिख जाए, क्या दिख जाए, के लिए विभक्ति दिख जाए, तो वही आपका संप्रदान कारक होता है। और इसकी पहचान करने के लिए आप किससे प्रश्न करेंगे, किसके लिए। समझ रहे हैं आप सभी। तो यहाँ पर हमारा संप्रदान कारक आ जाता है। पांचवा है आपका अपादान कारक। क्या है, अपादान कारक, अपादान कारक। इसकी भी विभक्ति क्या है, से है। क्या है, से। मैं अभी आपको, आप मुझसे प्रश्न करोगे मैडम अभी तो आपने कर्ण में भी से विभक्ति लगा दी, अपादान में भी से विभक्ति लगा दी, तो हम पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेपर में जब पूछा जाता है तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हम उसको फाइंड कैसे करेंगे कि ये अपादान कारक है कि हमारा कर्ण कारक है, क्योंकि दोनों में तो सेम विभक्ति लगती है। तो इसका सबसे सही किस तरीके से आप इसको निकालेंगे, इसमें ध्यान रखना कि बेटा जब किसी के द्वारा किसी से काम कंप्लीट होता है तो वहां पे कर्ण कारक आता है, परंतु जहां पर एक चीज दूसरी चीज से अलग होती है, मतलब कोई चीज दूसरी चीज से विलग हो रही है, अलग हो रही है, टूट रही है, वहां पे आपका अपादान कारक आता है। जैसे मैंने लिखा, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा। अब तक जो वो फल था, जो आपका फ्रूट था, वो पेड़ से लगा हुआ था, उसकी डाल से, उसकी टहनी से लगा हुआ था, परंतु अब वो टूट के नीचे गिर गया, यानी पेड़ की शाखा से वो अलग हो गया, विलग हो गया। तो यहाँ पे ये वाला जो से है, ये आपको अपादान कारक बताता है। परंतु मैंने आपको याद कीजिए उदाहरण क्या बताया था, मैं इस कलम से लिख रही हूँ, इस पेन से लिख रही हूँ, तो मेरा जो काम पूरा हो रहा है इससे हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। परंतु मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि वो जो फल था अब तक शाखा से, उस डाल से चिपका हुआ था, अब वो अपादान से अलग हो गया, तो सॉरी पेड़ से अलग हो गया, तो वो आपका अपादान कारक हो जाता है। एक याद कीजिए, सुबह बच्चा घर से स्कूल गया, तो अब कौन सा कारक होगा, सोचो। ये आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि अब तक बच्चा कहाँ था, घर के अंदर था, अब वो अपने घर से अलग हो गया। उसी तरह से जब छुट्टी होती है, बच्चा विद्यालय से घर गया, ठीक है, तब भी वहां पर क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि वहां से वो अलग हो रहा है, वहां से उसका स्थान छूट रहा है, अलग हो रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जिस भी वाक्य को पढ़ने से आपको लगे कि एक चीज दूसरे से अलग होने का भाव दे रही है, विलग होने का भाव दे रही है, वो आपका अपादान कारक होता है। फिर से याद करिए, कर्ता ने
कर्ण को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग। अब अगला है आपका संबंध। संबंध आप सभी जानते हैं, इंग्लिश में आप बोलते भी रिलेशन को, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है? मेरा, उसका, ठीक है, मेरी। तो यहाँ पे पहचानने के लिए जो आपके पास विभक्ति आती है वो क्या आती है? का, की, के, रा, री, रे। इस तरह की जो शब्द आपको मिलेंगे वो आपको संबंध का बताते हैं। आप संबंध भी जानते हैं कि कोई किसी का भाई होता है, कोई किसी की बहन होती है, कोई किसी का पति है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का बच्चा है। ये तो हम मानव जाति को लेके चलते, परंतु हमारा संबंध तो बहुत सारी चीज़ों से होता है। केवल हम मनुष्य से मनुष्य का संबंध या जीवों का जीवों से संबंध तो निर्धारित नहीं करते ना, हम बहुत सारी चीज़ों के साथ भी संबंध करते हैं। जैसे कि ये घर मेरा है, तो घर की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ। तो मेरा में क्या लगा? मैं, और उसमें रा जुड़ गया तो वो मेरा बन गया। तो घर क्या है? मेरा है। मेरा घर के साथ क्या है? संबंध है। समझ में आ रहा है? दूसरा वाक्य देखिए, राहुल सुनीता का भाई है। क्या आ गया? का आ गया। राहुल सुनीता का भाई है, ठीक है। वहां पे सुनिए, सेंटेंस को ध्यान दीजिए। राहुल सुनीता का भाई है, तो भाई का रिलेशन बताने के लिए आपने कौन सा प्रसर्ग चिन्ह यूज किया? कौन सा चिन्ह यूज किया? का यूज किया। तो वहां पर आपका क्या हुआ? संबंध कारक आता है, ठीक है। इसी तरह से ये मेरी गिलास है, मेरी पुस्तक है, ये मेरी बहन है, ये मेरा घर है, ये सारी चीजें संबंध कारक को दर्शाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का केरी अधिकरण में पर, ठीक है। सातवां आपका आ जाता है अधिकरण। अधिकरण मतलब जहां पर आपका आधार है किसी चीज का। इसमें मुख्य रूप से आपका स्थान, आवास, ऐसे प्लेसेस आते हैं, ठीक है। और इसको पहचानने के लिए जो चिन्ह है आपका वो में और पर है। क्या है? में और पर। जिस भी वाक्य में आपको ये दोनों अक्षर दिख जाए ना, तो आंख बंद करके टिक कर दो, पहचानने के लिए कि ये आपका कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, आधार है वहां पर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि घर के अंदर बिल्ली है, ठीक है, या घर में बिल्ली है। तो घर में जो मैंने यूज किया वो क्या हुआ? आपका अधिकरण कारक बताता है, ठीक है। मैंने बोला छत पर बंदर बैठा है। कहाँ पे बंदर बैठा है? या पेड़ पर बंदर बैठा है, कहीं ना कहीं तो है बंदर बैठा हुआ। तो वो क्या है? उसका स्थान है, वो उसका आवास है, ठीक है। एक स्थान, आवास या समय का आपका पता चल रहा है, वहां पर आपका अधिकरण कारक आ जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिस्तर पर खिलौने रखे हुए हैं, ठीक है, पर आ गया वहां पे। तो सेंटेंस में क्या है? में या पर आ जाए तो वहां पे अधिकरण कारक आपको बताता है, समझाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अंतिम और या कहें आखिरी है वो है आपका संबोधन। आठवां क्या आ जाता है आपका? संबोधन। संबोधन मतलब जब आप किसी को संबोधित करके पुकारते हैं। और आप ध्यान रखिए, नहीं भी शब्द आपको याद आ रहा है, एक चिन्ह आपने देखा होगा इस तरह से करके नीचे गोल बना होता है, ये जो चिन्ह होता है संबोधन का चिन्ह होता है, ठीक है। कुछ भी याद नहीं आ रहा है, इस तरह का चिन्ह आपको कहीं मिल जाए और कहे कि कौन सा कारक है, तो आप बता दोगे कि संबोधन कारक है, क्योंकि आप संबोधित करते हो उसके लिए इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। हे, ठीक है, प्रभु को आप संबोधित करते हो, हे प्रभु, हे राम, तो वहां पर आप इस तरह से बोलकर और इस तरह का चिन्ह प्रयोग करते हो। अरे, जब आपको हैरानी होती है या फिर सॉरी बुला रहे हो आप किसी को, अरे सुनो भाई, करते हो कि नहीं करते हो? आप कहते हो कि नहीं कहते हो अपने वाक्य में? तो इस तरह के जो शब्द आ रहे हैं या फिर मुख्य रूप से इस प्रकार का आपको चिन्ह मिल रहा है और संबोधन की वहां पर भावना निकल कर आ रही है या कहने का भाव संबोधित होते हुए दिखाई दे रहा है, तो वहां पर आपका संबोधन कारक आ जाता है। उम्मीद करती हूँ कारक के 8 भेद आपको आ गए होंगे। बीच में मैं प्रसर्ग चिन्ह भी कह रही थी, उसको भी एक बार दिमाग में लगा देती हूँ आपको। जब कारक की 8 विभक्तियों को आप याद करते हो, उन 8 विभक्तियों के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम प्रसर्ग चिन्ह कहते हैं, ठीक है। कारक वही है जो संज्ञा सर्वनाम के संबंधों को क्रिया के साथ जोड़ने का काम करते हैं और उनको जोड़ने के साथ जोड़ते वक्त हम जिन भी चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारा कारक होता है। कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का केरी अधिकरण में पर संबोधन है। अरे, उम्मीद करती हूँ
आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में थोड़े से मैं और भी क्लिप जोड़ूंगी जिसमें अर्थ, कुछ उदाहरण भी आपको नजर आएंगे और आप उसको समझ जाएंगे। धन्यवाद।